गुड इवनिंग। कल हम लोग क्लास में बात कर रहे थे, विधि के शासन पर बात कर रहे हैं हम लोग। और उसमें हम लोगों ने चर्चा की थी कि विधि का शासन क्या है और एविडाइसी का कॉन्सेप्ट क्या है विधि के शासन पर। उसके बाद हमने बात की थी कि अनुच्छेद 14 में, भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 में विधि के शासन की कल्पना शामिल है। लेकिन आज हमें अनुच्छेद 14 और उसके बाद विधि के शासन की अलग अलग स्वरूप कौन से हैं उस पर बात कर। पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद लिखवा। दो भाग हैं इसके। पहला है विधि के पक्ष, दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। दो चीजें होगी। विधि के समक्ष समानता का अर्थ होगा संविधान की सर्वोच्चता पर आधारित है। विधि की सर्वोच्चता है इसका अर्थ, जो संविधान की सर्वोच्चता पर आधारित। और प्रेरणा इसकी ली है हमने ब्रिटिश संवैधानिक प्रणाली से। यहीं से हमने उसकी प्रेरणा ली है। विधि सर्वोच्च है वहां, हालांकि वहां लिखित संविधान तो है नहीं, लेकिन संविधान की सर्वोच्चता है वहां। अब विधियों का समान संरक्षण जो है, इसका यहां लिखते हैं, इसका अर्थ है समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। अर्थात समान समूहों में समानता। और इसकी प्रेरणा ली गई है अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन 1868 धारा 1 से। यहां से हमने इसकी प्रेरणा ली है। दो बातें हमें समझ में आ रही हैं अनुच्छेद 14 की। विधि के समक्ष समानता का जो अर्थ है, अनुच्छेद 14 यह लिखता है कि राज्य प्रत्येक व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। विधि के समक्ष समानता का अर्थ हो गया विधि की सर्वोच्चता, जो निश्चित रूप से संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित है और ब्रिटिश संवैधानिक प्रणाली से भारत में प्रेरित है। और दूसरा कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार होगा या समान समूहों में समानता होगी। और यह प्रेरणा ली गई है अमेरिकी संविधान का जो 14वां संशोधन अधिनियम था 1868 का, उसकी धारा 1 से। इसके अलावा कुछ बातें इसमें और लिखनी है, वो अलग पैराग्राफ में लिखी। संविधान के अनुच्छेद 14 में शामिल संविधान के अनुच्छेद 14 में शामिल विधि के समक्ष समानता का सीधा संबंध, विधि के समक्ष समानता का सीधा संबंध संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संबंधी
सार्वभौमिक घोषणा पत्र, या उसको छोटा करके लिख सकते हैं मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र। अनुच्छेद 14 में शामिल विधि के समक्ष समानता का सीधा संबंध मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र 1948 के अनुच्छेद 7 से है, 7, अनुच्छेद 7 से है, जिसमें यह कहा गया है, कि विधि के समक्ष सभी व्यक्ति एक समान हैं, विधि के समक्ष सभी व्यक्ति एक समान हैं और बिना किसी विभेद के उन्हें विधियों का समान संरक्षण दिया जाना चाहिए। बिना किसी विभेद के उन्हें विधियों का समान संरक्षण दिया जाना चाहिए। फिर से पैरा करना है। इसी प्रकार अनुच्छेद 14 का संबंध अंतर्राष्ट्रीय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्रतिज्ञा पत्र 1966 जो 1976 से प्रभावी है। इसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्रतिज्ञा पत्र के अनुच्छेद 14 से है। दोनों का अनुच्छेद एक ही है। भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 14 है वही इस प्रतिज्ञा पत्र के अनुच्छेद 14 के समान। इसी प्रकार इसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्रतिज्ञा पत्र के अनुच्छेद 14 से है, जिसमें यह उल्लेख है कि न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के समक्ष सभी व्यक्ति एक समान हैं। सभी व्यक्ति एक समान हैं। पारा करके लिखेंगे। जहां तक भारत का संदर्भ है, विधि के शासन की उत्पत्ति वैदिक ग्रंथों, विशेषकर उपनिषदों के साथ साथ कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी होती है। उपनिषदों से यह स्पष्ट है कि विधि शासक के भी ऊपर है। विधि
शासक के भी ऊपर, राजा के भी ऊपर है। दूसरी ओर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख राजधर्म के रूप में मिलता है, राजधर्म के रूप में मिलता है, जो एक आचार संहिता थी, जो एक आचार संहिता थी और शासक पर बाध्यकारी थी। शासक पर बाध्यकारी थी। कहने का क्या अर्थ है कि राजधर्म का पालन करना राजा के लिए बाध्यकारी था और वही कोड ऑफ कंडक्ट था, वही लॉ था। और उपनिषद यह कहता है कि लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स। जितने शासक हैं उनका भी शासक विधि है। फिर से पैरा करके, विधि का शासन एक गतिशील संकल्पना है। विधि का शासन एक गतिशील संकल्पना है और इस संबंध में उच्चतम न्यायालय ने एडीएम जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला 1976 को हेवियस कॉर्पस केस कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरणवाद। एडीएम जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला 1976 मामले में कहा है कि विधि के शासन के अनुरूप कार्य करना, विधि के शासन के अनुरूप कार्य करना भारत की संवैधानिक प्रणाली का केंद्र बिंदु है। भारत की संवैधानिक प्रणाली का केंद्र बिंदु है और इस कारण यह संविधान के बुनियादी ढांचे का एक अवयव है। यह संविधान के बुनियादी ढांचे का एक अवयव है। राइट? अब हमें बताना है कि विधि के शासन के स्वरूप क्या होते हैं। पहला है विधि की सम्यक, क्या इसको कहते हैं, यथोचित, जैसा उचित है। ड्यू प्रोसेस ऑफ, विधि की सम्यक प्रक्रिया। एक दस्तावेज था इंग्लैंड में, मैग्ना कार्टा, नाम सुना होगा उसका, 1215 का, जिसको हम यह कहते हैं कि मानवाधिकारों का पहला अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है। तो मैग्ना कार्टा से ही विधि के शासन के इस स्वरूप की एक प्रकार से उत्पत्ति कह लें या एक प्रकार से जानकारी कह लें प्राप्त होती, जिसमें यह कहा गया कि एवरी पर्सन इज फ्री, हर व्यक्ति स्वतंत्र है और
बिना उस राष्ट्र की विधि के उल्लंघन के आधार पर ही उसे दंडित किया जा सकता है। कहने का अर्थ क्या हुआ कि हर व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र है, लेकिन अगर उसने उस राष्ट्र में जहां वह रहता है या जहां वो पैदा हुआ है, उस राष्ट्र में अगर उसने कानून का उल्लंघन किया है, तभी उसे दंडित किया जाएगा, अन्यथा उसकी स्वतंत्रता पर या में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यह मैग्ना कार्टा 1215 में उल्लेख है। इसका मतलब यह है कि यह जो संकल्पना है, यह स्वतंत्रता, नैसर्गिक स्वतंत्रता और नैसर्गिक न्याय, जिसको हम निष्पक्षता कहते हैं, उस पर आधारित है। तो दो बातें इसमें आगे शामिल हो कि विधि की सम्यक प्रक्रिया यह बताती है कि विधि के समक्ष सभी निष्पक्षता के साथ हम किसी व्यक्ति के बारे में कोई राय बनाएंगे, कोई सुनवाई करेंगे। और दूसरा कि जब तक कि उस व्यक्ति ने किसी राष्ट्र की विधि का उल्लंघन नहीं किया हो, तब तक उसकी नैसर्गिक स्वतंत्रता को, प्राकृतिक स्वतंत्रता को बाधित नहीं कर सकते। ये दो बातें विधि की सम्यक प्रक्रिया की बुनियाद हैं। तो लिखिए, सैद्धांतिक रूप से विधि की सम्यक प्रक्रिया का मूल तत्व, इसेंस, सैद्धांतिक रूप से विधि की सम्यक प्रक्रिया का मूल तत्व निष्पक्षता है। फेयरनेस। इंग्लैंड में 1215 ईस्वी में बनाई गई मैग्ना कार्टा तो कहा जाएगा यह मानवाधिकारों का पहला अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है। दूसरा, 1215 में शांति संधि के रूप में इसको बनाया गया था 1215 में, और 1297 में इसको जाकर विधि के रूप में मान्यता दी। तो और यह मानवाधिकारों का पहला अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज। अब हम लिख रहे हैं कि 1200 इंग्लैंड में 1215 में बनाई गई मैग्ना कार्टा में विधि की सम्यक प्रक्रिया, विधि की सम्यक प्रक्रिया के संबंध में यह शामिल है कि प्रत्येक व्यक्ति की नैसर्गिक स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति की नैसर्गिक स्वतंत्रता तब तक बाधित नहीं की जा सकती जब तक कि, तब तक बाधित नहीं की जा सकती जब तक कि उसने उस राष्ट्र में प्रचलित विधियों या विधि, उस राष्ट्र में प्रचलित किसी विधि का उल्लंघन नहीं किया, नहीं किया। राइट, सारा चेंज करके लिखिए। अमेरिकी संविधान के 5वें संशोधन 1791, अमेरिकी संविधान के 5वें संशोधन 1791 में यह उल्लेख है
कि राज्य किसी व्यक्ति को उसके जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति से विधि की सम्यक प्रक्रिया के तहत ही वंचित करेगा, अन्यथा नहीं। राज्य किसी व्यक्ति को उसके जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति से विधि की सम्यक प्रक्रिया के तहत ही वंचित करेगा, अन्यथा नहीं। इस संकल्पना को अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन 1868 से 14वें संशोधन 1868 से और सुदृढ़ बना दिया गया।